हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस जे का मेंस का एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। अगर आपको नहीं अपडेट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यूपी पीसीएस जे का जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब होने वाला है। वो मैं आपको मंथ बता दे रहा हूँ, वो मई के महीने में होने वाला है एग्जामिनेशन। अगर आप नहीं जानते हैं कि किस डेट को होगा तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपी पीसीएस जे मेंस के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे डेट पता चल जाएगा कि किस किस डेट को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो सीरीज लेके आए हैं इसमें मैं आपको भारत का संविधान मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और साथ साथ उसके मैं डिस्क्रिप्शन को भी बताने वाला हूं कि हाँ ये किस प्रकार से ये हमारे एग्जामिनेशन में आया है और किस प्रकार से कौन कौन से एग्जामिनेशन में ये आया। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे मैं बिना टाइम देर किए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। भारतीय संविधान, जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो ये पढ़ाई के पर्पज से लिखा है, इससे कोई गलत नहीं है। लेकिन जो वर्ड हम लोग एग्जामिनेशन में लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखेंगे, क्योंकि वही शब्द लिखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये किससे रिलेटेड है? संविधान सभा एवं उनके उद्देशिकाओं से। मीन्स की जो संविधान सभा बनी थी और जो हमारा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं विभिन्न विभिन्न एग्जामों में, उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है और उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी देख करके लगाना है सही। यहाँ पे 11 और व 7, 11 व 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में फिट हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, मीन्स की जो भारत सरकार अधिनियम बना था 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत थे तथा 7 मुख्य कमिश्नरी के प्रांत थे जो मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए प्रभावी हुआ था। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन गया कि ये अधिनियम कब से प्रभावित हुआ था? तो ये 2 अप्रैल 1937 से ये प्रभावित हुआ था। आपको सिंपली याद करना है कि 11 गवर्नर के प्रांत थे और 7 मुख्य कमिश्नरी प्रांत थे। इन्हीं से मिलकर के हमारा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड को देखिए। यहाँ पे लिखा है भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था। अब संरक्षक न्यायालय का जो गठन किया गया था वो क्या कहलाता था? वो संघीय न्यायालय कहलाता था। जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो संघीय न्यायालय मीन्स कि जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे कहलाता था। इस न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों का निपटारा करना था, जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। इसकी जो अपील थी, जो फेडरल कोर्ट की जो अपील थी, वो जो फेडरल कोर्ट की अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में, लंदन में प्रीवी काउंसिल था, उस प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील की जाती थी उस टाइम जब हमारे यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट नामक कोई चीज़ नहीं थी। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसको पारित किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम मीन्स की जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाला जो अधिनियम पास किया गया था ये 1947 में पास किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? मीन्स की ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। अब इसके आप एक्सप्लेनेशन से देखिए। यह जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो एक्ट आया था उसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको किया गया था। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 1 मिनट भी कीमती जो समय है वो बर्बाद हो हमारे बताने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस किस एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप इस क्वेश्चन के वेटेज को आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हटा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस अधिनियम में संघ संबंधी प्रावधानों को लागू न हो पाने के कारण इसे
स्थापित नहीं किया जा सका था, इसको स्थापित नहीं किया जा सकता था। और ये 1919 का जो कानून हुआ था, ये किसके आने से रिपील हुआ था? ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके आने से ये रिपील हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। इसकी बैठक पहली बार 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे, मीन्स कि 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये प्रतिनिधि आए थे, मीन्स जो देसी रियासतें थीं, जैसे जूनागढ़ रियासत हो गया, तो उन रियासतों के क्या थे? प्रतिनिधि आए थे। तथा 4 प्रतिनिधि मंडल प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए इसी आधार पर इनको चुना गया था। और ये कैसे थे? ये अस्थायी थे, मीन्स कि परमानेंट नहीं थे, ये टेम्पररी तौर पर इनको चुना गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये 2 फैक्ट आपको लर्न करके यहाँ से रखने हैं कि 2 फैक्ट में क्या है। पहला, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं और अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। जब एग्जामिनेशन में इस टाइप के पॉलिटी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो हमको वो कहीं से भी अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करनी है। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जिनको बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, कि जो कि अस्थायी थे। आप अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखें, वही दिखा है, व्याख्या आप ऊपर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 7 देखिए, 7 में क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9/12/1946 मीन्स की 9 तारीख 12वां महीना और 1946 को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था SN सिन्हा जी के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। जो 9/12/1946 को बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता SN सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को चुना गया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान सभा के सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित, जितने भी प्रांतीय विधानसभाओं से लोग चयन होकर के आए थे। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। इसी योजना के तहत इनका चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कौन सिफारिश किया था जिससे संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था हमारे देश में, उसी के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उन्हीं के बारे में बता रहा है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को सभा की अध्यक्षता की थी। जबकि 11 दिसंबर, ये 2 डेट आपके लिए एकदम रामबाण है, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, मीन्स की उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आ गए, उनको संविधान सभा का ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर उनको चूज किया गया था। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं सदस्य N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान तथा BN मित्र थे। यही लोग 7 लोग मिल करके संविधान सभा का निर्माण किए थे। संविधान सभा में यही लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के यही लोग मेंबर थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ये थे सर BN राव थे। BN राव के द्वारा, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट के ये जस्टिस हुआ करते थे, तो ये विभिन्न देशों का ये संविधान देखे थे, विभिन्न देशों का ये कानून देखे थे उस टाइम। तो इन्हीं से राय लिया गया था, संवैधानिक परामर्शदाता, इन्हीं से कहा गया था कि आप इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको
बताइए। तो सर BN राव जी के द्वारा ही सारी चीज़ें बताई गई थी। अब इनके एक्सप्लेनेशन में देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता श्री BN राव थे। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी थे। आप लोगों को ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस थे, तो उसमें सर BN राव का भी नाम आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? किसने बनाया था? जो प्रस्तावना मीन्स कि जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बनाया गया था, जिसको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। अब इनके व्याख्या को देख लिए। उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। डॉक्टर जयकर एवं डॉक्टर अंबेडकर की सलाह पर सभा 6 सप्ताह तक इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ये बन तो पहले ही गया था, लेकिन सोचा जा रहा था कि मुस्लिम लीग इसमें अपनी सहभागिता दे, लेकिन नहीं सहभागिता दी, इसलिए उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर अब 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अब इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए दोस्तों, ये कहाँ कहाँ और कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। उत्तराखंड CJ में, MP APO में, UP PCS में पूछा गया, फिर छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, जो सिविल जज का एग्जामिनेशन होता है। अब ये 26 नवंबर होता क्या है? इसी 26 नवंबर को हम लोग लॉ डे के नाम से जानते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान हमारे संविधान के लागू हो गए थे। वो कौन कौन से प्रावधान थे? अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, आप समझ जाएंगे। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित कर दिया गया था। यह संविधान की उद्देशिका में से स्पष्ट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि एडॉप्टिव डेट थी तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान का प्रवर्तन इन्फोर्समेंट डेट कहा जाता है। इन्फोर्समेंट डेट अगर पूछे तो हमसे 26 जनवरी और एडॉप्टिव डेट पूछे तो हमसे 26 नवंबर 1949 होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन का वेटेज आप देखिए कहाँ कहाँ कितने जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को सबका हस्ताक्षर कर दिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। कुल 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था। संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू कर दिया गया और उसके साथ ही संविधान सभा को भंग भी कर दिया गया। जैसे संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा आप कार्य खत्म हो गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से किस तिथि को हस्ताक्षर किए? तो 26/11/1949 को मीन्स 26 नवंबर 1949 को इनको द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया। इस प्रकार संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को, ये लॉ डे के नाम से आप इसको जानते हैं, इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, लागू किया। जैसे उसमें कौन कौन सा 26 नवंबर को कौन कौन सा लागू कर दिया? नागरिकता, निर्वाचन, आपातकालीन व्यवस्था इत्यादि शेष 26 नवंबर को ये लागू कर दिया गया और जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अभी हाल ही में 26 जनवरी आने वाला है, आप चिंता ना करिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। अभी आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डे बताया, अब यहाँ पे आ गया विधि सेवा दिवस। अब विधि का सेवा से दिवस कौन सा है? तो ये 9 दिसंबर को विधि सेवा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये सेवा दिया जाता है और उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को 1949 को आप इन दोनों डेट में अंतर समझेंगे कि ये विधिक सेवा दिवस के बारे में बात कर रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बात करना है। हमको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों डेटों में।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 से विधि दिवस मीन्स कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जाता है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो समझ में आता है। भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया, लॉ डे, विधि दिवस मनाया जाता है संविधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। मीन्स कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनके सम्मान देने के लिए 1979 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। धातव्य है, मीन्स कि बता दिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, इसीलिए इस डेट को मनाया जाता है। उनके रिस्पेक्ट में ये डेट सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग संविधान डे के नाम में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में किसमें निवास करती है? न कि हम भारत के लोगों में यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। ये किसके द्वारा, ये किस केस में विचारधारा व्यक्त की गई थी? ये केशवानंदा भारती वर्तना केरल राज्य के मामले में ये विचार दिया गया था। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, केशवानंदा भारती के बाद में अभिनिर्धारित किया गया था कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में निवास करती है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, केशवानंदा भारती के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है। भारतीय संविधान में यहाँ पे लिखा है वर्ड, भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में। हम भारत के लोग पद का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह है कि भारत जनता ने संविधान का निर्मित एवं स्वीकृत किया है। इसलिए भारत संघ का कोई एक राज्य या राज्यों का समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। मीन्स कि यहाँ पे कोई भी स्टेट है वो चाहे कि हम अलग हो जाएं इंडिया से, तो वो संघ से मीन्स कि सेंट्रल से अलग हो जाए तो वो अलग नहीं हो सकता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। हम भारत के लोग ही इसके निर्माता हैं और किसी बाहरी व्यक्ति के अधीन नहीं है। इसीलिए हमारा जो राष्ट्रपति हैं वो रिपब्लिक हैं। इसीलिए हमारा जो हम लोग इसमें डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोग गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हम लोग अपने आप को कहते हैं। इसलिए रिपब्लिक कहते हैं कि जो हमारा देश का मुखिया है, जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, वो रिपब्लिक होते हैं। वो चुनाव के द्वारा चुन करके आते हैं। वो कोई हेरिडिटरी नहीं है कि ये चले गए तो इनके पुत्र आए। जैसे ब्रिटेन में होता है, महारानी का शासन था, अब महारानी का स्वर्गवास हो गया तो अब उनके बेटे चार्ल्स तृतीय जो हैं वो बने हैं, तो वो ब्रिटेन का है। हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है, हमारा देश जो है रिपब्लिक है, इसकी बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? अब यहाँ पे पूछा है कौन भारत में संप्रभु है, तो हम भारत के लोग ही भारत में संप्रभु हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग पद का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है उसमें से यह नितांत स्पष्ट है कि भारत शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है। जो भारत शासन का जो सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता का जनता से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें जनता के ही फेवर में और जनता के लिए ही है। यहाँ पे एक अब्राहम लिंकन जी को चाहे तो आप कोट कर सकते हैं, वो उन्होंने डेमोक्रेसी के फॉर्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। यहाँ पे भारतीय संविधान समर्पित है। अब ये किसको समर्पित है? भारत के लोगों को भारतीय संविधान समर्पित है। भाई भारत का संविधान है तो किसको समर्पित होगा? भारत के लोगों को ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? अब जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यही उद्देशिका का मेन पार्ट है। मीन्स कि भारत के व्यक्ति के राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखिए आप एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आप यहाँ से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं। और ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे ये 42वां संविधान संशोधन को में जितने चीज़ें ऐड किया गया था ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। ये कौन करता है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। ये क्या है? एक संकल्प के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका का पाठ का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, भारत के सभी नागरिकों का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करना ही
होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराता है। संविधान का उद्देशिका संविधान का अंग तथा संविधान निर्माताओं के विचारों का दर्पण है। ये संविधान के विचार एवं उनके निर्माताओं का दर्पण बताता है, मीन्स कि वो एक मिरर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे असत्य छांटना है हमको। ऑप्शन ए देखिए, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, 100% है। ऑप्शन बी देखिए, उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है, ये भी 100% बात सही है। ऑप्शन सी देखिए, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है, ये भी 100% सही बात कर रहा है। ऑप्शन अब डी देखिए, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, ये 100% रॉन्ग है। तो यही इसमें हमसे पूछा है कौन सा असत्य है, तो देखिए यहाँ पे असत्य पूछा है, तो हमारा असत्य वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। भारत का संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलत बात कर रहा है। यह संविधान का परिचय से अधिक कुछ नहीं है, ये बात बताई जा रही है एक्सप्लेनेशन में। जो प्रियम्बल है हमारा वो परिचय से अधिक कुछ नहीं है, असत्य कथन है। ये जो कथन है वो असत्य कथन है। संविधान की प्रस्तावना उन मौलिक मूल्यों को दर्शाने पर आधारित है तथा उन लक्ष्यों व उद्देश्यों के प्रति प्रेरित है जिनमें संविधान के संस्थापक पिता भारतीय शासन व्यवस्था में प्राप्त करने चाहते थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान सभा बना था, जो संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे, उच्चतम न्यायालय ने भी उद्देशिका को बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी कहा। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये संविधान का प्रियम्बल नहीं कह रहा है कि मैं बहुत महान हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जब इंटरप्रिटेशन हो रहा था, जब वहाँ पे प्रस्तावना को देखा जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जाए कि ये भारत का जो संविधान का जो प्रस्तावना है ये बहुत उपयोगी है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रभुसत्ता, ये ऑप्शन प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए कौन सा करेक्ट है। तो जो आपका करेक्ट था वो ए वाला ही करेक्ट था। अब इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, अभी सीधे इसके एक्सप्लेनेशन को हम दिखाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्द का सही क्रम इस प्रकार से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ज्ञातव्य है कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इन जोड़े गए शब्दों की धाराएं संविधान में पहले से निहित थी, प्रस्तुत संशोधन द्वारा इन्हें स्पष्ट कर दिया गया। पहले से निहित थी, लेकिन जो संशोधन किया गया उसमें इन्हें और स्पष्ट रूप से रखा गया। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जब 30 नंबर, संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। अब क्या संकल्पित हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही बनाने के लिए भारत का संविधान बना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को क्या बनाया है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये देखिए MPCJ में पूछा गया, 2018 में भी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट भी है, SSSDR से भी आप कर सकते हैं, SSSDR से भी आप उसको बना सकते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। अब किससे संदर्भ है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक संप्रभु समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से ये संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका। अब संविधान का जब निर्वचन किया जाता है, जब उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो कितने ब्रॉड लेवल पे किया जाता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। अब एक्सप्लेनेशन को इनके देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है। इनरी बेरूबरी यूनियन 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान में किसी भी उपबंध की भाषा को स्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थों को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। उद्देशिका को ही इसी अर्थ में संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो उद्देशिका होती है, जो प्रियम्बल होता है, उसी को हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका
कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर बी में, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। जो प्राप्त जो लक्ष्य होता है उन्हीं को इंगित करती है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना संशोधन संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने की जो निम्न बातें हैं। अब इसमें क्या क्या वो प्रकट करती है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। ये कौन करता है? ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। बात सेकंड करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में ये ज्ञान देता है वहाँ पे। फिर थर्ड जो बात करता है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की समता स्थापित करता है। जो फोर्थ देता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुत्व को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है? ये सब प्रीएम्बल का कार्य, सभी चीज़ प्रीएम्बल के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं शामिल किया गया है? भारतीय प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है। सभी के लिए शिक्षा के लिए वहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल में सबके लिए शिक्षा के बारे में वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका का उल्लेख नहीं किया गया? सबके लिए शिक्षा के बारे में वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। ये यूपी PCS में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता का उल्लेख किया गया है। सबके लिए शिक्षा का उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। उद्देशिका संविधान का भाग तथा उसका दर्शन है। जो उद्देशिका है संविधान का भाग भी है और उसका दर्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? नैतिक न्याय जो है वो संविधान के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में हुआ था। कब ये हुआ था? उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांत में। जो DPSP होता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा होता है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका में है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया गया है। अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग ये सारी बात की जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे संविधान की उद्देशिका को निम्न में से स्वतंत्रता प्रतिभूत नहीं करती है। अब किसको नहीं करती है? ये अवसर को नहीं करती है। जो यहाँ पे अवसर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी सभी नागरिकों को प्रदान किया गया, जबकि अवसर समता प्राप्त करने के संबंध में संरक्षण किया गया। अनुच्छेद 14 में अवसर की समता तथा अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधानों के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है उद्देशिका में, क्योंकि सारी बातें उद्देशिका में ही लिखी है। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उद्देशिका के एक्सप्लेनेशन को, चाहे उद्देशिका को आप पढ़ेंगे, जब प्रीएम्बल को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी बातें आपको मिलेंगी। देखिए, भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अपने उद्देशिका में उद्देश्य को समाहित किया है, अतः संविधान के रचयिता का मानस उद्देश्य से प्रतिबिंबित होता है। इनरी बेरूबरी यूनियन का मामला जो आया था 1960 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि ये किस केस में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, इन तीनों शब्दों को समावेश किया गया था। ज्ञातव्य है कि मिनी संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। और इसी के साथ साथ भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया था। यह भी ध्यातव्य है कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया। इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इस प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और उसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए,
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो मैंने अभी आपको बताया एक बार संशोधन हो चुका है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है, एक बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो जैसे ही जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रस्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो कि प्रभावशाली कब से हुआ था? 3/1/1977 से ये संविधान संशोधन ये इन्फोर्स हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, द वर्ल्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय अमेंडिंग द, किसको अमेंड करके दिया गया था? ये प्रियम्बल को अमेंड करके यहाँ पे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 को आप लोग यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ए और बी दोनों सही है। अब यहाँ पे ए और बी क्या कर रहा है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, 100% बात है, कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जाहिर सी बात है, इंडिया में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार ही किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों के साथ वो समान व्यवहार करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, यहाँ पे दिखा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, धारा 2 द्वारा ये जोड़ा गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन आपको लर्न हो जाना चाहिए कि 1976 में जोड़ा गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पे ये सारी चीज़ें आई थी। संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार मात्र संशोधन हुआ है। इस तरह से आपको ये रट मारना है, जितना अच्छे से आप रटेंगे उतना ही अच्छे से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन में कुल 59 धाराएं। इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द जोड़े गए। अधिनियम की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 31 में नया उपशीर्षक कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति प्रतिस्थापित किया गया। धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संविधान संशोधन धारा 5। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 आप देखिए, निम्नांकित में से किस वाद में पंथ निरपेक्ष को भारतीय संविधान का मूलभूत आधारित लक्षण कहा गया है? तो ये एसआर बोम्मई के केस के मामले में कहा गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में अभी निर्धारित किया गया था कि पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है। जो पंथ निरपेक्ष है वो संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा कब ये कॉन्सेप्ट आया था? तो ये कॉन्सेप्ट आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, और तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सर आप बता दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मैं समय आएगा तो मैं बताता रहूँगा बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है। वही संविधान की मूल ढांचे की बात यहाँ पर की जाती है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त समाजवादी और अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित वादों में से किसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की मूलभूत विशेषता है। ये अभी आप देखें एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये बात बताई गई है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे अगर दिया तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित मामलों में से किसमें धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म जो भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था? वो केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल के मामले में ये बात मानी गई थी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सिकरी
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सिकरी जी के अनुसार संविधान के आधारभूत ढांचे के निम्नलिखित उदाहरण है जो कि संविधान की प्रस्तावना और उनके संपूर्ण योजना में सरलता से प्रकट होती है। संविधान की सर्वोपरियता मीन्स की संविधान सबसे ऊपर है। सरकार का गणतंत्रात्मक एवं प्रजातांत्रिक रूप, संविधान का धर्मनिरपेक्षता स्वरूप, उसके बाद से विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सबके शक्ति को अलग अलग रखा गया, किसी को मिलाया नहीं गया। संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्थापित किया गया था। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द डाले जाने से पहले इसमें केशवानंद भारती के मामले में भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता माना गया था। जो मीन्स की जो केशवानंद भारती का जो मूलभूत के विशेषताएं थी उसी के अनुसार इसको डाला गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सिकरी ने यह अपना मत दिया था। ये किसमें दिया था? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल के मामले में ये बात कही थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 56 आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है? ये केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल के मामले में कहा गया। दोस्तों आप केशवानंद भारती को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो उसमें से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? तो ये बात केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम से किसके अंतर्गत माना जाता है? तो ये भारत के लोगों के द्वारा माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देख सकते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारत के लोग नाम के अंतर्गत बनाया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को ही इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया। उद्देशिका क्या है? संविधान का एक अंग है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उद्देशिका क्या है भाई? उद्देशिका इतना हम लोग चिल्ला रहे हैं, उद्देशिका क्या है? तो ये संविधान का अंग है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद इनरी बेरूबरी यूनियन का जो वाद आया था तथा केशवानंद भारती का वाद, जबकि बेरूबरी 1960 का वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। देखिए बेरूबरी के वाद में जो आया था तो उसमें संविधान को जो प्रियम्बल था उसको इसका भाग नहीं माना गया था, लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का वाद आया था तो उस वाद में इन लोगों को मानना पड़ा कि नहीं, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? तो ये केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में ही ये बात कही गई है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। यहाँ पे इनरी बेरूबरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला आ रहा है, इनरी बेरूबरी एंड एक्सचेकर ऑफ इनक्लेव के बाद में क्या कहा जाए? उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको रट करके जाना है कि इसी केस में बताया गया था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया था? तो ये केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 देखिए, किस मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये इनरी बेरूबरी यूनियन के मामले में कहा गया। दोस्तों यहाँ तक तो था जो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो संविधान सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब दोस्तों मैं सेकंड पार्ट में आपके सामने ले आऊँगा, संविधान की विशेषता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाने का कोशिश करूँगा। और मैं ये भी बताने के लिए आपको यहाँ पे आया हूँ कि आपको पता हो गया है कि मेंस का जो डेट है वो डेट मई में आ गया है और ये डेट रखा गया है 23, 24 व 25 मई को मेंस का एग्जामिनेशन का डेट इन्होंने कैलेंडर जारी करके दे दिया है। तो दोस्तों हमको अपनी तैयारी में अब एकदम लग जाना है। अगर जज बनना चाहते हैं आप लोग तो एकदम से लग जाइए और बिना देर किए आप लोग डेली कम से कम 50 MCQ 100 MCQ जितना MCQ हो सके उतने MCQ का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो MCQ ही एक माध्यम है जो हमें हमारे एग्ज़ाम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि प्री में हमारा जो होगा वो MCQ बेस्ड ही होगा, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQ सॉल्व करके जाएंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वहाँ पे एक्यूरेसी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जिस सब्जेक्ट में आपको MCQ कराया जाए उस सब्जेक्ट का आपको MCQ 100% सॉल्व करना है, क्योंकि MCQ से बच नहीं सकते हैं। और हमारा अब आप एग्ज़ाम देख सकते हैं बहुत कम ही दिन बचा है, 12 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम होना ही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ तो वो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा
बता रहा हूँ आपको, अच्छी गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ, अच्छे से MCQ समझा रहा हूँ, तो आप इसको दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।